हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में अमीर खुसरो पढ़ेंगे और ये आदिकाल की अंतिम वीडियो होगी। और आज ये है क्लास नंबर यानी कि 15 और अभी तक जो है 14 क्लासेस में अपलोड कर चुकी हूँ। और किस किस प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य मैंने शुरू किया है तो मैं सभी वीडियो में बताती हूँ। तो ये LT ग्रेड वालों के लिए, उसके बाद EMRS और इन्हीं सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ। फिर हमारे जो हरियाणा में TGT PGT एस्टेट होता है उसके लिए, इन तीनों परीक्षाओं के लिए और जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों अमीर खुसरो पढ़ेंगी। और जैसे कि मैंने हिंदी साहित्य शुरुआत की थी आप सभी के कहने से, तो आदिकाल के लास्ट है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि अमीर खुसरो का जो टॉपिक है ये बिल्कुल छोटा सा है। इसके बाद फिर हम इसमें आदिकाल की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो भी देखेंगे। और आदिकाल में जो कुछ विविध पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रह जाते हैं जो किसी टॉपिक के अंदर नहीं आते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो आज आदिकाल को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसे अंत तक आपको ज़रूर देखनी है। बाकी बचा खुचा इसमें मैं सारा आपको बता दूंगी ताकि आपके नोट्स जो हैं आदिकाल के बिल्कुल संपूर्ण हो जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अभी तक अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मैं वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पर वो सारी वीडियो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। और इसमें अमीर खुसरो, और सबसे पहले देखेंगे कि अमीर खुसरो की जो समय सीमा है यानी कि 1253 में इनका जन्म माना जाता है और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। अमीर खुसरो है एक छोटा सा टॉपिक है, आदिकाल के एक कवि थे और हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी इन्हें माना जाता है। और यही प्रश्न जो है ना, एक प्रश्न तो यहाँ अमीर खुसरो से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में TGT लेवल पे तो एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो मैं साथ साथ ये भी बताती जाती हूँ कि परीक्षा उपयोगी कौन सा प्रश्न है, किस पर आपको अधिक ध्यान देना है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है या वास्तविक नाम क्या है, तो आपको बताना है अबुल हसन। ठीक है। उसके बाद है अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब एक ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताइए। जब निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं तो ये इनके गुरु हो गए। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम पूछे तो अबुल हसन बताना है, इनके गुरु का नाम पूछे आपको से तो निज़ामुद्दीन औलिया बताना है। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वो है अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अब दोस्तों ये मैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली किताब से ही आपको ये पढ़ा रही हूँ, तो आप ये परचेज करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे खरीद सकते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी, प्रश्न ये पूछा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो आपको बताना है अमीर खुसरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तीनों प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा। मतलब अमीर खुसरो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हुए 11 राजाओं को देखा था। ये प्रश्न वैसे नहीं पूछा जाता है बट इंटरेस्टिंग है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी, तो आप बता सकते हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने दी। या दूसरा प्रश्न ये पूछ ले कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को क्या संज्ञा दी, किसकी संज्ञा दी, तो कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। दोनों तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, 100 बताई है। ठीक है, विद्वानों ने ये बताया कि 100 के लगभग जो ग्रंथ हैं, किताबें जो हैं
रचनाएं जो हैं अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई, और इनमें जो महत्वपूर्ण है इन्हें हम देखते हैं। खालिक बारी, परीक्षाओं में यहाँ से भी एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है। खालिक बारी, पहेलियाँ और मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल, इस तरीके की जो रचनाएं हैं इन्होंने लिखी, और इनमें से प्रश्न ये पूछा जाता है खालिक बारी लेकर, या कोई दो पंक्तियां देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि इन पहेलियों का क्या आंसर है, इस प्रकार से। और पहेलियाँ और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य के अंदर अमीर खुसरो। अगला प्रश्न आता है, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य। उक्ति का मतलब होता है कथन, कथन में ही विचित्रता है, इसके अंदर की प्रधानता है। ये बात आपको शब्द याद रखना है, ये प्रश्न भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि उक्ति वैचित्र्य क्या है। तो उक्ति मतलब कथन और वैचित्र्य विचित्रता, अलग थोड़ी सी जो है, उससे ये शब्द बना है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित है, जैसे चै मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। ये दो लाइनें आपसे देकर पेपर में ऐसे पूछ लेंगे कि ये पंक्तियाँ किसकी है। इसका अर्थ जो है नीचे दिया गया है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। चै मन तूतिये हिंदुम, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर अर रास्त पुरसी, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। जे मन हिंदुई पुरुष, तो तुम मुझसे हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें तुम्हें बता सकूं। तो इनकी इन दो पंक्तियों के माध्यम से पता चल रहा है कि हिंदी भाषा ये इनको कितनी पसंद थी। ठीक है, तो इन दो पंक्तियों से पता चलता है, ये आपको याद रखनी है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि पंक्तियाँ किसकी हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार की पहेलियाँ लिखी। जैसे कि हम बचपन से बोलते आते हैं, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे पर मोती उससे एक ना गिरे। तो इस पहेली का आंसर होगा ये आकाश। एक थाल मोतियों से भरा मतलब आकाश को थाल का है, और उसके अंदर जो चंद्रमा तारे चमक रहे होते हैं उन्हें मोती कहा है। और हमारे सिर पर औंधा लटका हुआ है, लेकिन धरा है, लेकिन वहाँ से मोती एक भी नहीं गिरता है। तो इस तरीके की पहेलियाँ जो हैं अमीर खुसरो ने लिखी हैं, आपको ध्यान रखना है, ये भी पेपर में पूछ ली जाती हैं। और देखो, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो ये एक दिया है, इसमें एक बाती रखी है। ठीक है, जैसे जैसे बत्ती से तेल जलता जाएगा, तो एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये दिया है, इसमें बत्ती को इसने सांप कहा है। जो जो सांप ताल को खाए, यानी कि ताल मतलब तेल खत्म होता जाएगा, सूखे ताल सांप मर जाए। तो जैसे ही तेल खत्म हो जाएगा, सांप बत्ती बुझ जाएगी। तो इसका आंसर होगा दिया और बत्ती। नेक्स्ट है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो ये पायजामा है। ठीक है, अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर दर्पण होगा। तो इस तरीके की इन्होंने पहेलियाँ लिखी। अब कुछ है ब्रज भाषा रूप, जैसे कि चूक भई कुछ बासो ऐसी, दे छोड़ भयो परदेसी। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, देखो आप इन्हें लिख लें और थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लें, ताकि आपको पता रहे कि ये पंक्तियां किसकी हैं। इस तरीके से आपके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इन पंक्तियों को आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। इन्होंने दोहे और गीत ब्रज भाषा में किस प्रकार से लिखे, उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखे हैं। और इस तरीके से थोड़ा कम ही पूछा जाता है, इनकी पहेलियाँ पूछी जाती हैं। अब आता है सब बातों की एक बात कि आदिकाल की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। और पंक्तियां भी आजकल क्या, पहले भी पेपर में पूछी जाती थी। तो पंक्तियां आपको किस प्रकार से याद करनी है, जैसे गोरखनाथ के छंद हैं, ये दे रखे हैं। 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। तो ये गोरखनाथ के छंद हैं ये। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी और मैं जो बता रही थी कुछ महत्वपूर्ण बताएंगे इनमें। पृथ्वी, देखो ये सारी पंक्तियां ही हैं, इन्हें आप कर सकते हैं।
यहाँ से देखो पृथ्वीराज रासो से कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, तो इन्हें जरूर याद रखें। आपको पता है पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार थे वो चंद्रबरदाई थे। आपको कोई पंक्तियाँ दे के पूछ सकते हैं कि इन पंक्तियों के लेखक कौन है, तो आपको चंद्रबरदाई बताना है। जैसे कि राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सु जानिए, उक्ति जुगति पाइए अर्थ घटी बड़ी उन्मानिया। तो ये पंक्ति आपको याद करनी पड़ेंगी। देखो इनके अलावा इनका कोई और वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। कुटिल केस सुदेश पो, तो यहाँ से पंक्तियाँ एक बार आप देख लें। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था कि बचा खुचा जो भी है आदिकाल का वो मैं सारा इसमें बताऊंगी। एक लौकिक साहित्य का आप नाम सुनते हैं आदिकाल के अंदर, और यहाँ से भी कई बार 1 नंबर का जो प्रश्न है पूछ लिया जाता है। इनमें जैसा कि सबसे पहला ही आपको नाम दिख रहा होगा ढोला मारूरा दूहा, तो ये रचना पूछ ली जाती है। तो ढोला मारूरा दोहा जो है आदिकाल के अंदर रचित एक रचना है, जो कि लौकिक साहित्य के अंदर आती। उस समय जो लोक था, लोक का मतलब जो सामान्य जनजीवन होता है, तो उसे लोक कहते हैं। लौकिक साहित्य के अंदर आता है ये, और 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि ढोला मारूरा दोहा का जो समय है वो 11वीं शताब्दी है। ये किस प्रकार का काव्य है, तो एक प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ढोला मारूरा दोहा जो है एक ये रचना ये कौन से छंद में लिखी गई है, तो दोहा छंद में लिखी गई है, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। अगर आप देखें कुशल राय इनका नाम मिलेगा कि ये किसने लिखा है, तो अधिकांश किताबें आपको कुशल राय बताएंगे। ठीक है, इसमें ढोला नामक, अब ढोला मारूरा दोहा है क्या, ये हम देखते हैं। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। ठीक है, कुशल राय पूछे तो कुशल राय ने तो इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ी थी 17वीं शताब्दी में, लेकिन इसका मूल कवि कौन है, कल्लोल है, ये याद रखना है। और इसमें किस किस की कहानी, एक प्रेम काव्य है, और प्रेम किस किस का, ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति कौन सी है, सोठियो दूहा भलो भली मरवण की री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। ठीक है, तो ये जो 2 पंक्तियां हैं ये इसकी प्रमुख पंक्तियां हैं। अगर आपसे पूछे कि ये पंक्तियां कौन सी रचना की है, तो ढोला मारूरा दोहा की हैं। ठीक है, आगे आता है बसंत विलास, ये भी लौकिक साहित्य के अंदर ही आती है रचना। 13वीं शताब्दी में रचित एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास में 84 दोहों, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन किसने किया, सर्वप्रथम केशव लाल हरसाद राय ने किया, और इस काव्य की प्रमुख पंक्ति दे रखी है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस पर मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगी। अब देखो कुछ विविध बातें हैं, मैंने आपको बताया था अपभ्रंश के अंदर यानी कि आदिकाल के अंदर। तो आप आदिकाल के अंदर अधिकतर रचनाएं अपभ्रंश में ही लिखी गई थी। तो अपभ्रंश भाषा में आदिकाल के अंदर 3 प्रकार के बंद पाए जाते थे। जैसे कुछ रचनाएं दोहा बंद में लिखी गई, कुछ पद्दड़िया बंद में लिखी गई, और कुछ गे पद बंद में लिखी गई। तो 3 बंद थे जो अपभ्रंश भाषा में पाए जाते थे। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। हजारी प्रसाद, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है। तो अपभ्रंश में रचनाएं दोहा छंद में लिखी जाती थी, ये प्रिय छंद था इनका। तो ये बात किसने, ये आपको कथन देकर पूछ ले कि ये कथन किसका है, तो आपको बताना कि ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अब आपसे गाथा कहे तो ये प्राकृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश, मैंने 3 भाषाएं बताई थी आपको। तो जो दोहा है वो अपभ्रंश का प्रिय छंद था, और जो गाथा है वो प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का चरित काव्य पद्दड़िया बंद में लिखा गया। चरित काव्यों में जो चरित्र थे, जैसे कि रासो काव्य थे, पद्दड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। तो इनमें ये भी याद रखना है कि पद्दड़िया जो छंद है
उसमें कितनी पंक्तियाँ होती है, 8 पंक्तियाँ होती है और 8 पंक्तियों के बाद दत्ता दिया रहता है। इस दत्ता को क्या कहते हैं, एक कड़वक कहते हैं। ठीक है, अब इस छंद की तो इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है कि आपको ये खोल कर बताऊँ। ठीक है, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बोध सिद्ध शरपा रचनाओं में मिलता है। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग जो है किसकी रचनाओं में मिलता है, तो ये सरहपा की रचनाओं में मिलता है। सरहपा सिद्ध में बताया था ना मैंने, सिद्ध जो थे, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य पढ़ाया था। तो जो सिद्ध साहित्य के जो लेखक थे वो अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, तो सरहपा भी सिद्ध में ही आता है। अब एक प्रश्न और है, और जो यहाँ से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कई बार पेपर में पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। अब प्रस्तोता का मतलब है शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं, इसका मतलब ये है। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाता है। तो शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है। पुष्पदंत को ही पुष्य कहा जाता था, कुछ विद्वानों का ये भी कहना था, मैंने एक वीडियो में भी बताया था। तो ये इनका समय सीमा था 7वीं शताब्दी। ठीक है, शिव सिंह सेंगर शय से है, ये पुष्य को मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन जो है सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जिनका समय 769 ईस्वी है। ये इस पे तो आप स्टार लगा ले, ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये स्टार क्या, चारों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस किस को प्रथम कवि किस किसने माना है, आपको रट लेने हैं। रामकुमार वर्मा जो है शंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र शुरी को मानते हैं। शालिभद्र शुरी का जो समय है वो 1184 ईस्वी है। उसके बाद शंभू का विक्रम की 8वीं शताब्दी है, इनका समय नहीं पूछा जाता है, लेकिन सरहपा का पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते। अब सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे, तो इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। कवि भुआल हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने, ये मैंने वैसे अभी तक देखे नहीं है प्रश्न किसी भी परीक्षा में आते हुए, लेकिन जब हमने आपसे ठान ही लिया कि हम आपका कुछ भी नहीं रहने देंगे, आपका कोई प्रश्न ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपको ना आए। अब अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का, अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है, संदेश राशक, तो हिंदी का इन्हें प्रथम कवि माना है। अब आपसे पूछे कि रामकुमार वर्मा ने शंभू को माना है, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, अब्दुल रहमान को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। ये कथन भी आपसे पूछ सकते हैं कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है, किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। ये सारे कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर ले। यहाँ से एक एक प्रश्न आपको सीधे तौर पर परीक्षा में मिल सकता है, ये किसी भी पॉइंट टॉपिक के अंदर नहीं आए हैं, ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो हजारी प्रसाद, देखो, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा। अत्यधिक विरोध झेलने पड़े उस समय जो साहित्य लिखा गया था आदिकाल के अंदर। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। ठीक है, अपभ्रंश को क्या मानते हैं, पुरानी हिंदी मानते हैं। कौन, 3 कवि हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल, तीनों ही विद्वान अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं, यानी कि हिंदी को एक अलग भाषा मानते हैं और अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानते हैं। वो विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। ठीक है, भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अव्वट कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितारा वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है।
ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ये याद रखना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को कौन सी भाषा का अवधी का प्रथम कवि माना है? किसने? रामकुमार वर्मा ने माना है। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों, ये आपको आज की वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताना। और यहाँ पर हमारा जो है आदिकाल बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब हम भक्ति काल की ओर शुरुआत करेंगे कल से। तो अभी तक आप किसी भी फेस्टिवल में बिजी थे तो आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लें बिल्कुल शुरू से। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हैं। धन्यवाद।